हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम पर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो प्ले में ज़रूर जाइए और वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हर चैप्टर की इकोनॉमिक्स, OCM और IT की प्ले मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, नेशनल इनकम की एक क्विक रिकैप के साथ शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम देख लिया है, हमने मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम देखा और इसी के साथ हमने डिफिकल्टीज की भी शुरुआत की जो मेजरमेंट के दौरान आती हैं। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स। ये इकलौते इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के बारे में नहीं है, ये देश के बारे में है। कहीं ना कहीं एक की इनकम नहीं, अनेक की इनकम इसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि अनेक कमर्शियल एक्टिविटीज हमारे देश में होती हैं। इन सभी एक्टिविटीज का एक कंपोजिट मेजर, एक कॉम्बो होता है नेशनल इनकम। तो याद रखिए दोस्तों, नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। इसके साथ ही साथ नेशनल इनकम एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर का। हम सोसाइटी के लिए कितना कर रहे हैं उसके बारे में भी हम एनालिसिस नेशनल इनकम के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोर मीनिंग की बात करें ना, तो नेशनल इनकम इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में कितना हमने फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन किया, उससे भी हमें नेशनल इनकम एस्टिमेट मिलता है। दोस्तों, अगर डेफिनेशन पर जाएं तो 3 डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। NIC यानी ये कमिटी का डेफिनेशन है जो कहता है अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities and services turned out during a given period काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से इस डेफिनेशन में फाइनल गुड्स के बारे में बताया गया है। कितना वॉल्यूम यानी कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, उसकी जानकारी विदाउट डुप्लीकेशन। इसके अलावा हमारे पास है प्रोफेसर AC पीगू का डेफिनेशन जो कहते हैं नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जी हाँ दोस्तों, हमारी इनकम, हमारी सिर्फ इनकम नहीं होती, जो अब्रॉड से पैसे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पैसे जो आते हैं वो भी हमारे देश की इनकम का हिस्सा है और वो जब मिलता है तभी नेशनल इनकम कंस्टिट्यूट होती है। इसके अलावा प्रोफेसर फिशर का डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है। वो कहते हैं नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी कहीं ना कहीं कंज्यूमर ओरिएंटेड बात है। वो कहते हैं कि कंज्यूमर जब रिसीव करता है तो जो एक्सपेंडिचर होता है उस सर्विसेज पे, उसी से नेशनल इनकम का एस्टिमेट लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये था हमारा क्विक रिकैप जहां हमने मीनिंग देखा, हमने 3 डेफिनेशन देखे। आप नेशनल इनकम के हर आंसर में इतना पार्ट लिख सकते हैं ताकि एक अच्छा इंट्रोडक्शन आप आंसर का बना सकें। चलिए अब देखते हैं डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हमने पिछले वीडियो में थियोरेटिकल डिफिकल्टीज डिस्कस की, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ये एक्चुअल डिफिकल्टीज जो फेस की जाती हैं उनके बारे में है। थियोरेटिकल डिफिकल्टीज कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज सिर्फ पेपर पे नहीं, एक्चुअल में भी होती हैं। तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जो कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स का आंसर है हमारे टेक्स्ट बुक में। इसे याद करने के लिए और समझने के लिए आसान सा शॉर्ट कोड है VIPCID। जी हाँ दोस्तों, VIPCID। लेट अस स्टार्ट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, I से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, P से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, C से कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस, I से इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, इसके साथ D से डेप्रिसिएशन, D से डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन और आखिर में E से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। चलिए एक एक करके इन सभी डिफिकल्टीज पर नजर डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, VIPCID, यहाँ पर V से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जैसा कि हम जानते हैं, हमने डेफिनेशन में भी देखा, कहीं ना कहीं हम वैल्यूएशन कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। हमने देखा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के हर स्टेज में वैल्यू एडिशन होता है फाइनल गुड्स बनने तक।
और यही वैल्यूएशन हमें प्रॉपरली और केयरफुली करना होता है। कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स ये डबल काउंट ना हो जाएं, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर नोन एज इन्वेंटरीज। याद रखिए, इन्हीं सब रॉ मटेरियल्स को, स्टॉक को, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स को इन्वेंटरीज कहा जाता है। एनी मिस्टेक in measuring the value of inventory will distort the value of final production। अगर हमने कोई भी छोटी बड़ी गलती इन इन्वेंट्रीज को मेजर करने में कर दी तो हमारा जो फाइनल नेशनल इनकम है वो गलत नजर आएगा। तो इसीलिए therefore valuation of inventories requires केयरफुल असेसमेंट। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है बहुत ही सिंपल सा, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। हमारे देश में इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, इग्नोरेंस का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं। इलिटरेट होने की वजह से कहीं ना कहीं गांव में इलिटरेसी का ज़्यादा प्रमाण होने की वजह से और इग्नोरेंस देशवासियों में होने की वजह से हमें प्रॉपर डेटा ही नहीं मिल पाता। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप ही खुद सोचिए, आपने कितने फॉर्म्स भरे होंगे जिसमें आपको इनकम आपकी पूछी होगी और आपने उसमें सही सही इनकम भरी है। कई बार हम वहाँ पर फेक इनकम लिख देते हैं, कम दिखाते हैं इनकम, ताकि कोई हमारे पे रेड ना कर दे या कोई टैक्स ना भरना पड़ जाए। तो ऐसी इग्नोरेंस, इलिटरेसी जैसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली फेस करनी पड़ती हैं और डिफिकल्टी होती है नेशनल इनकम मेजर करने में। ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर्स डू नॉट कीप एनी अकाउंट, कोई हिसाब ही नहीं रखते उनके प्रोडक्शन का। सो दे कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट। उनके पास कोई हिसाब नहीं होता, वो लोग उतनी बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी नहीं करते अपने प्रोडक्शन की, और इसीलिए वो लोग एक्चुअल एग्जैक्ट हिसाब नहीं दे पाते। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है बहुत ही आसान सा, बहुत ही कॉमन सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। नेशनल इनकम एग्जैक्ट आएगा जब उसमें डबल काउंटिंग नहीं होगी। आपको इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़ देना है, आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ही काउंट करना है, तो वो बात पहले से तय होनी चाहिए। द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, जी हाँ, द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑफ डबल काउंटिंग। इट अराइजेस फ्रॉम द फेलियर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपरली। यानी जब हम प्रॉपरली चीज़ों का बाइफर्केशन, डिवीजन, डिस्टिंग्विश नहीं करते, तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें पता होना चाहिए कौन से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, कौन से रॉ मटेरियल हैं, कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। और इसीलिए अगर हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोर यूज्ड बाय बेकरी इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, लेकिन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेकरी के लिए ही वही हाउस होल्ड के लिए फाइनल प्रोडक्ट है। तो फिर हो गया ना कंफ्यूजन। और इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से नेशनल इनकम का एस्टीमेट सही तरीके से कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, फ्लैट लेके रखा है, हमने फ्लैट एक पर्टिकुलर रेट पे लिया, कई बार कुछ सालों बाद उस फ्लैट का, उस घर का दाम बढ़ गया, होता है ना कैपिटल गेन। इसके अलावा कई बार नुकसान भी होता है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके रखा था, कैपिटल लॉस हो गया। तो कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस विच अक्रू टू द प्रॉपर्टी ओनर्स बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल असेट्स और चेंजेस इन डिमांड आर नॉट इंक्लूडेड। इससे इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि आपने जब खरीदा था या जब प्रॉपर्टी बनाई थी तब की वो कमर्शियल एक्टिविटी थी, वो अब की नहीं है। अभी तो सिर्फ चेंज इन डिमांड हो रहा है, चेंज इन प्राइस लेवल हो रहा है और इसकी वजह से कैपिटल गेन या लॉसेस हो रहे हैं, और इसीलिए दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दीज चेंजेस डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये भी एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि इसे जोड़ें या ना जोड़ें और कब जोड़ना चाहिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। डेटा जो मिला है, पहले तो वो डेटा सही है या नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। भारत जैसे देश में कई बार घोटाले हो जाते हैं, कई बार भ्रष्टाचार हो जाता है, अनरिलायबल डेटा मिलता है, उस डेटा पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता जिससे हम नेशनल इनकम का एस्टिमेट निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो नेशनल इनकम का सही एस्टिमेट नहीं देती। इसके अलावा इनएडिक्वेट डेटा भी है, जैसे क्रॉप्स का, फिशरीज का, एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीज़ों का प्रॉपर डेटा नहीं है, कम है डेटा, तो इनकी वजह से भी हमें नेशनल इनकम का अंदाज़ा सही तरीके से नहीं मिल पाता। बिसाइड्स दिस, डेटा ऑन अनअर्न्ड इनकम्स, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन आर ऑल्सो
ऑल्सो नॉट अवेलेबल। तो याद रखिए दोस्तों, एडिक्वेट एंड करंट डेटा नहीं है हमारे पास ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये चीज़ों का एग्जैक्ट डेटा नहीं है और इसकी वजह से डज नॉट रिवील द एक्चुअल साइज ऑफ नेशनल इनकम। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, डेप्रिसिएशन। याद रखिए, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। जी हाँ दोस्तों, हमारे असेट की वैल्यू में कटौती होती है डेप्रिसिएशन से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड या फिक्स्ड ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसे फॉलो करके एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन किया जाए। सब अपने अपने तरीकों से करते हैं, सबके अलग अलग कैलकुलेशंस हैं और इसीलिए कोई स्टैंडर्ड ना होने की वजह से एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिल पाता। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू वेयर एंड टेयर of capital assets due to their use in the process of production. There are no uniform यानी similar, same नहीं है, सबके अपने अपने डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं। कोई स्ट्रेट लाइन मेथड से करता है, कोई WDV से करता है, सबके अलग अलग मेथड्स हैं जिससे वो लोग डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। कोई कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट्स नहीं है डेप्रिसिएशन के कैपिटल असेट्स पर और इसीलिए इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट डिडक्शंस फॉर डिप्रिसिएशन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला आसान सा पॉइंट है डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और आंसर का नाम है VIP CID। VIP CID, जहां D से डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी हमें एग्जैक्ट इनकम का पता नहीं चल पाता। फार्मर्स का एग्जाम्पल अगर लें तो दोस्तों, वो फार्मर्स जो हैं हमारे, ये पूरा साल भर फार्मिंग नहीं करते। जो सीज़न होता है, जैसे बरसात का सीज़न है, मॉनसून है, ये फार्मर्स के लिए बहुत उपयोगी है और उस सीज़न में ये लोग फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन इसके अलावा जब ऑफ सीज़न है तब वो लोग फार्मिंग से जुड़ी हुई अलाइड एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, फिर वो डेयरी फार्मिंग हो या अलाइड एक्टिविटीज़ हो, फार्मिंग से जुड़ी हुई एनिमल हस्बेंड्री हो, तो ऐसे कामों का एग्जैक्ट लेखा जोखा नहीं मिल पाता। फॉर इंस्टेंस, farmers in India are not engaged in agriculture around the year. Obviously, in the off season, they engage themselves in alternative occupation. In such a case, it is very difficult to identify their incomes फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। उनकी एग्जैक्ट इनकम का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। हमारा आखिरी पॉइंट है ई से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका मॉनिटरी वैल्यूएशन ही नहीं है, नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर है। कई बार एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे ही कर लिया जाता है बार्टर सिस्टम की तरह, तो इसे इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं किया जा सकता क्योंकि नेशनल इनकम तो एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी वैल्यूज है। इन इंडिया, स्पेशली इन रूरल areas, there exists the non-monetized sector. Agriculture still being in the nature of subsistence farming, a major part of production is partly exchanged for other goods and services. किसान कई बार अपने goods and services देकर किसी दूसरे से उसे जो चाहिए वो ले लेता है, तो ऐसा जो barter exchange है इसका कोई हिसाब नहीं है। It is excluded while counting national income. तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज पढ़ लिए हैं practical difficulties in measurement of national income। आंसर का नाम VIP CID, valuation of inventories, illiteracy and ignorance, problem of double counting, capital gains and losses, inadequate and unreliable data, depreciation, difficulties in classification of working population और existence of non-monetized sector। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार कुछ नए मज़ेदार आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।